एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लास 11th। ठीक है, तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी होती क्या है और ये वर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इलास्टिसिटी, इस वर्ड को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग है क्या। लैटिन लैंग्वेज के इलास्टिकस से लिया गया, मींस लैटिन में एक वर्ड था इलास्टिकस, जिससे चुरा के इंग्लिश के अंदर इलास्टिसिटी बन गया। फिर ये जो इलास्टिकस है ये खुद ही एक ग्रीक, मींस जो लैटिन वाले उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से इस वर्ड को चुराया था और ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, इलास्टोस। ठीक है, तो ग्रीक में इलास्टोस एक वर्ड था, जहां से चुरा के लैटिन में बन गया इलास्टिकस और जहां से चुरा के हमारा इंग्लिश में बन गया इलास्टिसिटी। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, मीन्स लचीलापन। लचीलापन कि कोई भी बॉडी है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम इसकी बात करें कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है या फिर ये वॉच हो गई, वॉच का ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, छोड़ दूं, क्या वापस चला गया, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर किसी भी बॉडी को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या डिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया और हमने कोशिश की उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको हमने खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दी या उसको हमने कंप्रेस कर दिया और जैसे ही हमने उसको छोड़ा, क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे योगा करते हैं, डांस करते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उनकी जो बेंड हो सकते हैं वो अच्छे से हो सकते हैं। बट जो योगा नहीं करते या फिर डांस नहीं करते या जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मतलब बॉडी मूवमेंट कम है, अगर उनसे कुछ पोजेज ऐसे करवाए जाए, बॉडी के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनवाए जाए कि जैसे पाँव को सिर के पीछे लगाना, ठीक है, तो इस तरह का जो योगासन है वो कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो मीन्स उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वही वाला वर्ड है कि जब हम किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करें और डिफॉर्म करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। बट ये डिफॉर्म करना क्या है, ओरिजिनल शेप में आना क्या है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमने पढ़ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स के अंदर है क्या ऐसा, क्या सॉलिड्स, अब मैं बोल रही हूँ मार्कर, मार्कर को मैं अगर दबा रही हूँ, सॉलिड है ना, मार्कर को अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, क्या ये डिफॉर्म हुआ, ये देखो इसमें मैंने फोर्स लगाया, क्या ये डिफॉर्म हुआ, क्या ये ऐसे हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हूँ, जो हाईवे वगैरह के ऊपर ये पुल बने हुए होते हैं, ब्रिज बने हुए होते हैं, ठीक है, हाईवे पे जो है पुल बन गए, ब्रिज ऑफ वाटर पे हो गया, तो ये पुल हाईवे को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर से एक रोड चला गया, वो लगा लो, ठीक है, या फिर कोई ब्रिज ही लगा लो, ब्रिज लगा लो। अगर उसके ऊपर से कोई व्हीकल जाता है, क्या वो ब्रिज ऐसे बेंड हो जाता है, जैसे ये हो गया, इसके ऊपर से कोई व्हीकल गया तो क्या ये नीचे से ऐसे हो जाता है और फिर उसके जाने के बाद ऐसे, क्या हमें ऐसा दिखता है? हमें तो नहीं दिखता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो जो ब्रिज है वो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, मीन्स एक बार और बताते हो, जैसे ये हो गई, ये ब्रिज है, दो पिलर्स के बीच में ये ब्रिज है, जब इसके ऊपर से कोई बॉडी गई तो क्या ये नीचे इस तरह से चला जाता है या फिर ये ऐसे ही रहता है? तो हमें तो दिखता है ये ऐसे ही रहता है, बट क्या ये रियल में ऐसे रहता है या फिर ये थोड़ी सी इसके अंदर नीचे की तरफ ये बेंड हो जाता है? तो इसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड्स देखते हैं कि सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, क्या सॉलिड स्टेबल होती हैं या उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, सॉलिड्स के अंदर भी।
ठीक है, तो सॉलिड्स को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि ये हो गए किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल लगा लो, एटम लगा लो, जो भी तुम्हें लेना है। कोई भी सॉलिड है उसके अंदर हम एटम बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो। तो यहाँ पे ये जो एटम्स है, अब इसके जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, और उसको हम स्प्रिंग से क्यों दिखा रहे इसका भी रीजन मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए इनको स्प्रिंग से दिखा दो। स्प्रिंग से क्यों दिखाया अभी पता चल जाएगा। ये एटम्स को हमने ज्वाइन कर दिया, एटम्स को बना दो थोड़ा बड़ा, वरना तुम्हें दिखेगा ही नहीं एटम कहां गए। ठीक है, ओके, ये हो गया, इतने ही बना लेते हैं। इसको रब कर दो। देखो अब ये एटम मटेरियल की स्ट्रक्चर है, मटेरियल के अंदर ये एटम्स हो गए या मोलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है। जो एटम्स होंगे एक स्टेबिलिटी के लिए वो अपनी एक डिस्टेंस बता देते हैं कि इतनी डिस्टेंस पर वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, जो भी मटेरियल है जिसमें उसकी स्ट्रक्चर बन गई ना कि ये वाला मटेरियल है उसकी इतनी स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर बन गई ना, मतलब उन एटम्स के, उन मॉलिक्यूल्स के बीच की एक डिस्टेंस फिक्स हो गई है, और वो डिस्टेंस कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कितनी होगी वो मटेरियल कौन सा है, एक तरह से स्टेबिलिटी के लिए कि वो स्टेबल होना चाहिए। अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व से। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये जो है दो एटम्स के बीच की या दो मॉलिक्यूल के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जिसको आर नॉट से दिखाते हैं, जिसको आर नॉट से दिखाते हैं। और ये वो डिस्टेंस है जहां पे हमारा जो मटेरियल है वो स्टेबल है। मटेरियल कैसा है अभी यहाँ पे, स्टेबल है। ठीक है, अब क्या ये डिफॉर्म नहीं होगा फिर, यही तो स्टडी करना है हमें। इसको स्टडी करने से पहले हम ये कर्व देख लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये हो गई दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस, इसको भी हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोल लेते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर है, ये आर नॉट नहीं है, ध्यान रखना आर है ये। यहां पे कर्व बनेगा, ठीक है, और जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया आर नॉट, आर नॉट। ठीक है, आर नॉट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में सबसे मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और मिनिमम है। क्लियर, अब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको और इसको मिला के हम ये बताएंगे क्या ये मार्कर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगी क्या ये कंप्रेस होगा, क्या ये डिफॉर्म होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो कोई भी मटेरियल है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल, एटम तो नहीं बोलेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब एटम से मिलके बना हुआ, और मटेरियल मतलब जिसमें बहुत सारे या तो एटम्स होंगे अगर एक ही टाइप का मटेरियल है, अगर वो मिक्स कर रखा है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल स्टेबल कब होता है, कोई भी मटेरियल स्टेबल कब होता है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये कब स्टेबल होगा, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी
मिनिमम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, तब हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल का मतलब अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तो वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर फोर्स लगाया डिफॉर्म हो गया और जैसे ही फोर्स हटाया अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मटेरियल या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। ठीक है, हो गया। अब यहां पे देखो, जो ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबल स्टेट में कब है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमम कब है, यहाँ पे आर नोट पे। जब आर इज इक्वल टू आर नोट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और मिनिमम होगी, नेगेटिव होगी और मिनिमम होगी। दैट मीन्स एटम अपनी स्टेबल स्टेट में है या मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबल स्टेट में है, और यहाँ पे ना तो नो अट्रैक्शन, ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है, ना ही कोई रिपल्शन है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। अब ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, इस पे मैंने इसको कंप्रेस नहीं किया हुआ है, मीन्स इस पे कोई फोर्सिंग लग रहा है। तो अब क्या होगा, इसके एटम बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, इनमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर एटम्स हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, फिक्स है। तो इसको हम बोलेंगे कि इस टाइम पे इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि स्टेबिलिटी तब होगी जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहाँ पे इस मार्कर की जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मिनिमम है, दैट मीन्स अब इनमें इसके एटम्स में या इसके मॉलिक्यूल्स में ना तो अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है, इसलिए स्टेबल है। ठीक है, ये तो जब तक मैंने इस पर फोर्स नहीं लगाया है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि इस मार्कर के एटम्स इस तरह से अरेंज है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, स्प्रिंग ही क्यों, अभी इसका आंसर थोड़ी देर बाद और अच्छे से आएगा। तो अभी ये बिल्कुल ऐसे कैसे रखा हुआ है, स्प्रिंग ऐसे कैसे है, इनमें कोई इलोगेशन नहीं है या इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबल स्टेट में कब होते हैं, जब डिस्टेंस उनकी जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पर है। क्लियर हो गया, रब कर दो इसको मैं इधर लिख देती हूं कि यहां पे स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्टेबिलिटी है, कौन, एटम्स बोल सकते हो, एटम्स अपनी स्टेबल स्टेट में है, या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो स्टेबल स्टेट में है, या फिर पूरा मटेरियल ही बोल सकते हो। मटेरियल बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल या मटेरियल अपने स्टेबल स्टेट के अंदर। क्लियर। अब देखो, मान लो मैं इस एटम को पकड़ के खींच रही हूं नीचे की तरफ। ठीक है, ये इस एटम को लगा लो, इस एटम को पकड़ के मैंने खींच लिया, इस पे फोर्स लगाया और खींच दिया, तो ये कैसा कैसा हो जाएगा। अब इसके जो ये स्प्रिंग है ये थोड़ा सा खींच जाएंगे, ठीक है, और एटम यहां आ गया, हमने इस पे फोर्स लगा रखा है। ठीक है, ये देखो, मैंने इस मार्कर को पकड़ के खींच दिया ना, खींच रही हूं मैं, देखो इसको जोर से पकड़ के खींचो, इधर से फिक्स कर दिया। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगी, खींचूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से मैंने बिल्कुल फिक्स पकड़ा हुआ और नीचे से पकड़ के खींच रही हूं, इसको जोर से खींच रही हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खींचना मतलब दिख तो लग रहा है कि कुछ नहीं चेंज हो रहा है मेरे खींचने से, बट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने एटम को खींचा, ये स्प्रिंग है वो खिंच गए हैं, मतलब स्प्रिंग के अंदर इलोगेशन आ गई है, लेकिन रियलिटी में स्प्रिंग थोड़े ना होते हैं, तो हम स्प्रिंग कैसे बोल सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे ये एटम थोड़ा दूर चला गया, स्प्रिंग जैसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग दिखाते हैं अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को, कि अब ये एटम्स क्या करेंगे, क्या ये अपने पार्टनर को ऐसे दूर जाने देंगे, इनके फ्रेंड को तो नहीं जाने देंगे, तो ये स्प्रिंग इसको वापिस लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इनमें क्या होगा, वापिस से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मीन्स
जब R की वैल्यू दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस R की वैल्यू ग्रेटर देन होगी R नॉट से। तो अब देखो R नॉट ये डिस्टेंस थी, अब ये R नॉट से बड़ी डिस्टेंस हो गई है, R इज ग्रेटर देन R नॉट। तो यहां पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये बोलेंगे कि इस एटम को कि अरे भाई तू वहां क्यों जा रहा है, वापिस आ जा, हमारे पास वापिस आ। तो अपने ग्रुप के अंदर ही इसको वापिस खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो देखो जब R की वैल्यू ग्रेटर देन है R नॉट से, R नॉट से R बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है अब। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है क्योंकि कम तो यहाँ पे थी ना, इसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते होते अब यहां तक आ रही है, तो ऐसे आ गई ना। यहाँ पे देखो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। जब R की वैल्यू R नॉट से ग्रेटर चली गई तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, जीरो की तरफ जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाए। क्लियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होना मतलब नेगेटिव में कम होना, नेगेटिव में कम होना, नेगेटिव में कम होना। अब जैसे एक तो -5 है और एक -2 है, तो यहाँ पे -2 ग्रेटर होगा -5 से। ठीक है, कम होने का मतलब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर -2 जूल बन गई है। पहले कितनी थी, -5 जूल। -2 और -5 जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेगेटिव में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एटम ने क्या किया, अपनी स्टेबिलिटी का लॉस कर दिया। अब वो स्टेबल नहीं है। अब क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, नहीं। ये जो एटम्स है ना इसके साइड वाले, इस एटम को वापिस से अपनी तरफ खींचेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं भाई तुझे वहां नहीं जाना है, इधर वापिस आ जा, और उसको अपनी ओरिजिनल शेप में ले आएंगे। कब, अब जब मैंने इसको पकड़ के खींच रहे हो तब तो जाएगा नहीं, जैसे ही छोड़ा अपनी ओरिजिनल शेप में। क्या ये मार्कर बढ़ा, नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसके एटम्स दूर जरूर हुए थे, चाहे वो हमको दिख नहीं रहे लेकिन दूर हुए थे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितना ही बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल सॉलिड डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इसके जो एटम्स है बहुत ज्यादा क्लोज है, मेरे खींचने से थोड़ी बहुत इलोवेशन आ रही है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इनकी जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको खींच रहा है पीछे की तरफ। अगर मैं इसको नीचे खींच रही हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको साथ में ऊपर की तरफ भी खींच रहा है कि नहीं तुम्हें इलोवेट नहीं होना है, तो ये वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जैसे ही R ग्रेटर देन होगा R नॉट से, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जब R की वैल्यू लेस देन होगी R नॉट से, अब लेस देन मतलब इस तरफ आ रहे हैं हम। अगर R की वैल्यू लेस देन है R नॉट से, मतलब इनको कंप्रेस कर दो। जैसे ही इनको कंप्रेस करोगे तो ये एटम जैसे इस तरफ आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया, R लेस देन हो गया R नॉट से। ठीक है, अब लेस देन हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगी। जब R लेस देन होगा R नॉट से तो कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज भी किस में होगी, पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जैसे कम हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी हाईली पॉजिटिव होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो मतलब जब हम इसको बिल्कुल कंप्रेस कर देंगे ना, ऐसे कंप्रेस किए हुए बिल्कुल जोर से, तो एटम्स तो नजदीक आ रहे हैं इसमें, बट क्या होगा,
रिपल्शन की वजह से वो साथ में अपोजिट फोर्स भी लगा रहे कि भाई तुम्हें ऐसे कंप्रेस नहीं होना है। अब इसमें तो बहुत ही ज्यादा ये सॉलिड उसमें आ गया, सॉलिड फॉर्म में हमें दिख नहीं रहा। कुछ ऐसा सॉलिड ले सकते हो जो हमें दिख जाए, जैसे यही वाला, ये भी सॉलिड मटेरियल है बट इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इनको कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या बोलेगा कि नहीं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाओ। तो इन दो एटम्स के बीच में रिपल्शन होगी और ये वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। तो जैसे ही लेस देन हुआ आर, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और वो वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें आर इंफिनिटी है, फोर्थ पॉइंट होगा ना इसका, जब आर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। आर इंफिनिटी मतलब आर यहाँ पे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये जो कर्व है यहाँ पे जाके इधर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आर इंफिनिटी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो अब क्या होगा, नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। ना तो कोई अट्रैक्शन होगी इसमें और ना ही कोई रिपल्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। ठीक है, अलग अलग हो चुके। अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के बिल्कुल ऐसे खींच दो तो ये टूट जाएगा। टूटना मतलब क्या है कि यहां से अगर टूट गया, ठीक है, यहां से टूट गया तो अब इस पे फोर्स लगा के इसको दूर ले जाओ, क्या अब इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने आर को इंफिनिटी कर दिया। जैसे मैं इसको खींचती जाऊंगी इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है, बस फोर्स को ही मैं स्प्रिंग से दिखा रही हूँ। इनके बीच की जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है वो स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है और इनके बीच की एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कुछ कि जो सॉलिड्स हैं वो भी यहाँ पे अपनी शेप को चेंज तो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते। तो जब मैं मार्कर को दबा रही है, दब रहा है, लेकिन हमें इसकी जो कंप्रेशन है वो इतनी दिखेगी नहीं। जब ब्रिज के ऊपर से, जब ये ब्रिज होगा और इसके ऊपर से कोई व्हीकल जा रहा है तो ये इस तरह से हो रहा है, बट इसकी जो बेंडिंग है ना, क्योंकि सॉलिड है, इनकी जो डिस्टेंस है हम कितना ही कंप्रेस कर देंगे इसको, अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो ये हमारे लिए विजिबल है ही नहीं। जो हमारी आई साइट होती है, हमारा जो विजन होता है वो इसके लिए विजिबल है ही नहीं। हमें इसके लिए कोई हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जैसे ही ब्रिज के ऊपर से व्हीकल गए तो ये बेंट तो होगा बट वो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी सॉलिड्स में क्या होती है। इलास्टिसिटी सॉलिड्स में होगी इस तरह से कि उसमें कंप्रेशन होगा या फिर वो इलोवेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो द नेचुरल शेप or to oppose the deformation in the body is known as elasticity, is known as elasticity। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, अगर बॉडी की बात आएगी तो इलास्टिक बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी मीन्स कोई भी बॉडी हो गई उसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी नेचुरल शेप को रिस्टोर कर ले या फिर वो डिफॉर्मेशन को ही अपोज करे। कब, इन द बॉडी, इसको थोड़ा चेंज कर लो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज, एक्सटर्नल
अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए आएगा रिस्टोर एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव्ड, और अपोज का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो इसको रहने ही देते इन द बॉडी। ठीक है, अपना सिंपल लिखो कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। फोर्स को मैं वैसे समझा देती हूँ, क्योंकि ये दो डेफिनेशन से मिलके बनी हुई डेफिनेशन है। इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो रिस्टोर कर लेती है, और कोई भी बॉडी की प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि जब हमने उस बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ गया। इस बॉडी में क्या आ गया, डिस्टॉर्शन। उस बॉडी में क्या आ गया, डिस्टॉर्शन। हमने अभी पढ़ा था ना सॉलिड में, अगर मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग दूर चला गया, शेप खराब, और अगर उसको कंप्रेस कर दिया, वो नजदीक आ गई, शेप खराब। तो वो जो शेप खराब होती है उसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ही फोर्स को हटा दिया, ये वापिस से डिस्टॉर्ट होने की बजाय अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्मल शेप में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप, अपनी नेचुरल शेप में वापिस आना, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं। मैं इसकी दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लगा दूंगी कि एक डेफिनेशन तो इसकी ये बन गई, इट इज अ प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू अपोज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये लगा दी डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर अलग अलग करनी है। अगर सिंपल एग्जाम में वैसे इसकी डेफिनेशन कम नहीं आती है, बाकी समझ सकते हो। ठीक है, आगे तो लिख देना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अपोज द डिफॉर्मेशन की, जैसे ही हमने जैसे स्प्रिंग वाला केस लिया था, यहाँ पे एटम्स थे। ठीक है, मैं इस एटम को फोर्स लगा के स्ट्रेच करना चाहती हूँ, दूर लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन स्प्रिंग इसको वापिस से रिस्टोरिंग फोर्स लगा के इसको दूर जाने से रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होगा अपोज द डिफॉर्मेशन। ये जो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा, सेम टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स आ गया इन एटम्स के बीच में। ये बोले कि नहीं जाने देंगे एटम, हम इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं और जो स्प्रिंग है इसको वापस खींच रहा है। तो ये बोलते हैं कि अपोज द डिफॉर्मेशन, की वो अपोज कर रहा है, डिफॉर्म नहीं होना है। ठीक है, या फिर अगर वो बाई चांस डिफॉर्म हो गया तो इलास्टिसिटी इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। ठीक है, या फिर उसकी दोनों डेफिनेशन अलग अलग लिख सकते हो। उसके बाद अगर हमें यहां से इलास्टिक बॉडी को डिफाइन करना हो तो इलास्टिक बॉडी, इट इज डिफाइंड एज, इलास्टिक बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी इज कंप्लीटली, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी कंप्लीटली regains its original shape या इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शेप साइज आ गया ना, तो उसके बजाय एक वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर सब आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में सब आ गया, शेप और साइज। If a body completely regains its original configuration is known as, देखो अगर तो बात कर रहे हैं हम completely, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी perfectly इलास्टिक बॉडी की, is known as perfectly elastic body, perfectly elastic body। अगर हमने कहा कंप्लीटली रीगेन कर लेती, जैसे ये होगा
ठीक है, एक लिमिट तक होता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं इसको तोड़ दोगे फिर तो रीगेन ही नहीं कर रही। एक लिमिट तक जब हम फोर्स लगाएंगे, और वो लिमिट कौन बताता है? हुक्स लॉ, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली रीगेन कर लेती है, दैट मीन्स वो क्या है? एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ध्यान रखना, परफेक्टली वर्ड आ गया तो कंप्लीटली वर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट है मतलब कंप्लीटली रीगेन कर लेती है इसकी ओरिजिनल शेप को या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक परफेक्टली का, बिल्कुल परफेक्टली का, क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंप्लीटली रीगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अगर हम सिर्फ बात करें इलास्टिक बॉडी की, परफेक्टली ना हो, अगर हमने बोला कि कोई भी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी बता, इफ ए बॉडी कंप्लीटली को भी खत्म कर दो, इफ ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इवन स्लाइटली, इवन स्लाइटली, इवन यहां पे लिख सकते इफ ए बॉडी इवन पार्शियली, ये इवन स्लाइटली रीगेन्स। ठीक है, इधर ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इफ ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इवन स्लाइटली इज नॉन एज द इलास्टिक बॉडी, इज नॉन एज द इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक का मतलब क्या होगा? अगर वो थोड़ा सा भी रीगेन कर गई ना, मतलब थोड़ी सी स्ट्रक्चर खराब हो गई और थोड़ा सा रीगेन कर गई, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ओरिजिनल पहले जैसी हो जाए, बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल शेप में आ गई तो उसको हमने कहा कि वो इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, और अगर इसके अंदर हम बोल दे कि वो बिल्कुल भी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। इफ ए बॉडी does not regain its original configuration even slightly is known as plastic body. Means if a body does not regain its original configuration even slightly, थोड़ा सा भी अपनी, अगर बिल्कुल माइनर सा 1% भी अगर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, दैट मीन्स वो क्या है? एक प्लास्टिक बॉडी है। इसका एग्जांपल होता है, ये पुट्टी होती है ना जो दीवारों पे करते हैं, पुट्टी। ठीक है, तो अगर ये सेपरेट हो गई, थोड़ा सा फोर्स लगा सेपरेट हो जाती है, बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाते ही सेपरेट हो जाती है और वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो उसको हमने बोल दिया प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिक बॉडी में इवन स्लाइटली आएगा कि थोड़ा सा भी नहीं गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब हम ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, ये एक्चुअल में किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। एक यह डेफिनेशन में इस साइड लगाती रहूंगी, इनकी जो डेफिनेशन होगी सभी की सेम होने वाली है, बाकी मैं इधर लगा दूंगी कि क्या डेफिनेशन है, हम बता देते हो, अभी लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स और द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये समझा देती हूँ बस। स्ट्रेस क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स, या तो बोल दो डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, बात एक ही है। डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स
और रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया वो डिपेंड करते हैं। यहां पे देखो, परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, टेंजेंशियल टू द एरिया होगा, वो इसके टाइप्स पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्लियर? अब देखो इसकी टाइप्स। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक तरह से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा, जैसे इसके ऊपर है, मैंने फोर्स लगा के इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, अगर मैं इसको बिल्कुल खींच दूंगी, इसमें इलोंगेशन आ जाएगी ना। ठीक है, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ। स्ट्रेस का मतलब फोर्स डिवाइड बाई एरिया। एक तरह से स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर होता है, कि किसी भी बॉडी पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रेशर। इसकी तीन टाइप्स होती है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, जिसका दूसरा नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड होगा शियर स्ट्रेस। थर्ड होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हो, या बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो, या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, बाकी याद तीनों रखनी है कि ये क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, इसका भी एक नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ये एक्चुअल में टेंजेंशियल स्ट्रेस इतना नाम फेमस नहीं है, बट क्यों बोलते हैं वो बता दूंगी अभी। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन सी होगी? एक तो होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक होगी नॉर्मल स्ट्रेस। डेफिनेशन जहां पे भी कोई किसी की भी डेफिनेशन लिखनी हो ना इस पार्ट में, तो इस पार्ट में डेफिनेशन आएगी। इट इज डिफाइंड एज द, इधर मैं लगा देती हूँ, इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स और द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर इवन डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया। ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलरली। इस टाइप के अंदर, इस स्ट्रेस में, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या आएगा? इट इज डिफाइंड एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया। ठीक है, यहां से नोट डाउन कर लेना। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर होगा कि यहां पे हम सॉरी, यहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है ना, इसका एग्जैक्ट मीन नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये है टेंसाइल स्ट्रेस इसके टाइप के अंदर। ये मिस्टेक हो गई, गलती से गलती हो गई। ठीक है, कर लोगे। ये नॉर्मल स्ट्रेस है इसका एग्जैक्ट, और इसकी टाइप्स आती है टेंसाइल स्ट्रेस। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब अगर एक मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल शेप है, किसी भी बॉडी की नॉर्मल शेप है, ये वायर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूं मैं, ये एक वायर है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेस होता है ना, ये लेंथ पे एक्ट करता है, तभी तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। किस पे एक्ट करेगा? लेंथ पे। ठीक है, लेंथ पे एक्ट करेगा ये। टेंसाइल ये अपनी ओरिजिनल शेप में है, ओरिजिनल में इसकी लेंथ है L0, ओरिजिनल लेंथ L0। अब इस पे हमने क्या किया? दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया। जब मैं इसको इधर से भी पकड़ के खींच रही हूं ऊपर की तरफ, और इधर से भी, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। एक तरफ से फोर्स लगा तो बॉडी में मूवमेंट हो जाएगी, तो जब दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऐसे पुल करेंगे तो इसकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसके अंदर लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो उसकी लेंथ कितनी बन गई, एल नोट तो है ही, प्लस उसमें कुछ चेंज आ जाता है, डेल्टा एल बोल सकते हो या सिंपल स्मॉल एल बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ओके, बट अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो इसमें जो फोर्स लगता है ये इसको कंप्रेस करने के लिए एक दूसरे की तरफ लगता है। अगर मैं इस बॉडी को ऐसे इस तरफ से भी कंप्रेस करूं, ऐसे इस तरफ से भी कंप्रेस करूं, ऐसे कंप्रेस कर रही हूं, तो जो इसकी लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेंथ कम हो गई तो ओरिजिनल से कितना कम हुई, चेंज इन लेंथ, ये हो गई इसकी फाइनल लेंथ। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में तो लेंथ है वो कंप्रेस हो रही है और टेंसाइल में वो इलोंगेट हो रही है, इलोंगेट होने मतलब स्ट्रेच हो गई। ठीक है, तो हो गया ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर इसकी दो टाइप्स होगी, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कर लोगे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इस पार्ट में आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। ये कुछ थोड़ा इसको बड़ा बना लो, इसको ना समझने के लिए दो डायग्राम है, देखो एक तो अपना ऐसे ही लगा लो कि इसके इस पार्ट को हमने फिक्स कर दिया, जैसे इस पार्ट को मैं ऐसे फिक्स कर देती हूँ, बिल्कुल फिक्स है, ये हिलेगा ही नहीं नीचे से, मैंने फेविक्विक लगा के इसको चिपका दिया है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट है ये बिल्कुल फिक्स हो गया। इसके टेंजेंशियल पार्ट पे मींस इस पे टेंजेंशियली एक फोर्स लगा दूं, इन पे तो फोर्स कैसे लग रहा है, इसकी लेंथ पे फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर कंप्रेस करने के लिए फोर्स हो, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंट की फॉर्म में लगेगा, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। टेंजेंट की फॉर्म में यहाँ फोर्स लगाया इस तरह से, इस पे फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे दूर चला गया ना, पहले ऐसे था, अब ये चेंज आ गया इसमें कि ये बॉडी ऐसे थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया और अपनी ओरिजिनल शेप से ये चला गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेस। डेफिनेशन सेम होगी, शेयर स्ट्रेस। इसका एक और डायग्राम में मैं वो भी बता देती हूँ, बाकी समझ गए होगी यही चीज होती है, बट फिर भी देख लो, कोई नहीं। ये हो गया, ठीक है, इसका ये वाला फेस हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगा रही हूं, टेंजेंशियली मैंने एक फोर्स लगाया कि एक बुक रखी हुई है और उस बुक को मैं ऐसे मूव करवा रही हूं आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, यहां से ये जो दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट इधर आ जाएंगे। ठीक है, और इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। ठीक है, ये दो पॉइंट इधर आ जाएंगे, इसको इधर से मिला दो और इसको इधर से। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट है जो गायब हो चुका है, ये वाला पार्ट गायब हो चुका है ना, ये आगे हो गया इस तरह से, गंदा सा डायग्राम बना है बट समझ गए ना। शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, लोअर पोर्शन को फिक्स कर लो और ऊपर बॉडी के अपर पार्ट पे टेंजेंट की फॉर्म में एक फोर्स लगा दो, और उस फोर्स डिवाइड बाई एरिया को, ऊपर वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा है ना ऊपर वाले एरिया पे, तो उस फोर्स डिवाइड बाई एरिया को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। क्लियर है। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी बॉडी को एक लिक्विड के अंदर डाल दो। ठीक है, जैसे ये बॉडी ओरिजिनल शेप में थी, उसका वॉल्यूम था V नॉट, जैसे ही मैंने इसको लिक्विड में डाला, इस पे क्या होगा, चारों तरफ से फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इस बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा और उसका वॉल्यूम हो गया V नॉट माइनस डेल्टा V या V नॉट माइनस डेल्टा V। ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, इसका कम हो गया, अब इनिशियल से कुछ चेंज आ गया है, इसके फाइनल वॉल्यूम को V बोल दो, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V होगा। अब ये चेंज कितना है ये इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेस पढ़ लिया आज के इस वीडियो के अंदर हमने,
स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ लिए, इलास्टिसिटी समझ ले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसकी कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सारा। ये सारे के सारे चाहे जितनी भी टाइप्स हो ना, सभी की डेफिनेशन होती है फोर्स डिवाइड बाई एरिया।